बचपन में जब हम सुबह सवेरे सोकर उठा करते थे तो चिड़ियों की आवाज़ हमें सुनाई देती थी। अक्सर हम उनके चहचहाने और लड़ने की आवाज़ सुनकर उठा करते थे। लेकिन आज के दौर में जब हर जगह तरक्की हो रही है, यानी हमारे मिट्टी के मकान कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं। जिस इलाके में खेती होती थी वहाँ पे फैक्ट्री लग रहे हैं। तो इस बीच इन आवाज़ को हम मिस कर रहे हैं। लगातार परिंदे घट रहे हैं, परिंदे हमें दिख नहीं रहे हैं। छोटे छोटे खूबसूरत परिंदे तो दूर, अब हमें चील और कौवे तक भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में एक शख्स जिनसे हमारी मुलाकात हुई है नालंदा ज़िला के एक सुदूर गांव में, जो अपने गांव के अंदर गौरैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये काम आज से 10 साल पहले शुरू किया था और आज की डेट में उनका ये काम बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ नालंदा ज़िला बल्कि बिहार के कई इलाके और उसके अलावा दीगर दूसरे स्टेट में भी पहुंच चुका है। तो कैसे और क्यों शुरू किया उन्होंने ये काम, तो हम आपको दिखाएंगे उनकी कहानी खुद उन्हीं की ज़ुबानी। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे ख़ास मेहमान के साथ। ताकि ये अभियान मिस्टर राजीव का नहीं है, ये अभियान गौरैया का है। गौरैया बचना महत्वपूर्ण है, राजीव महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि राजीव कितने आए कितने चले जाएंगे, राजीव को रहने और जाने से कोई पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे गौरैया नहीं रहेगी तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसका बचपन गौरैया के बिना बीता हो। बच्चा जब छोटा था और जब बड़ा होने लगा तो उसमें वो सबसे पहला अगर किसी पक्षी को पहचाना तो वो गौरैया को पहचानना सीखता है पक्षी में। उसके बाद ही वो किसी पक्षी को जानता है। तो सबसे पहले ये हुआ कि जब मैं देखा कि मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे घरों के आसपास मतलब सैकड़ों की तादाद में गौरैया हुआ करता था। दाना बिखेर दिया, गौरैया आकर खा रही है। लेकिन वर्ष 2010 में जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी दिल्ली कर रहा था तो मैं रिटर्निंग में घर में आया तो गर्मी के मौसम में अपने छत पर जाकर देखा, बैठा था तो छाया में, तो देखा कि 8-10 गौरैया जो आसपास आकर जीभ निकाल कर मुँह खोलकर हाँफ रही है। फिर मुझे अचानक लगा कि मैं करीब घंटे भर से बैठा हूँ। बचपन में काफ़ी गौरैया हुआ करता था, गिन चुन कर 8-10 गौरैया हैं। चूँकि मैं ज्योग्राफी का छात्र रहा हूँ, ज्योग्राफी का मैंने अध्ययन किया है, तो मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को जानता हूँ कि इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मनुष्य के लिए, इंसान के लिए कहें या फिर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले अभियान की शुरुआत की कि इसको मैं कर क्या सकता हूँ बचाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिट्टी का तावा आता है जिसे हम लोग छठ पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उस मिट्टी के तावे मैंने अर्जेंटली है जो मैंने उसमें पानी रखा और पानी रख के तुरंत जब मैं अपने पास आया तो देखा कि सारी गौरैया जाकर उसमें पानी पी रही है और वापस आकर रिलैक्स हो रही है। मुझे अपना मंजिल और मकसद दोनों मिल गया कि इसे बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं अपनी छोटी सी उम्र में देख रहा हूँ कि जो सैकड़ों हजारों की तादाद में था, अब गिनकर मैं 10 देख रहा हूँ, तो आगामी 10 साल में तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद मैंने इसके खाने के लिए बर्तन प्रॉपर मैंने रखा और वो 2010 से आज तक वो कंटिन्यू उसी स्थान पर है। और फिर मैंने इसके लिए एक समी का पेड़ लगाया और समी का पेड़ लगाया क्योंकि असमी का पेड़ कटता भी मेरे यहाँ नहीं है, इसलिए लगाया को बड़ा होकर बहुत झाड़ीदार हो जाता है और झाड़ीदार होने से उस पर हिंसक जो से बाज हुआ, चील हुआ या जो बड़े पक्षी होते हैं, हमलावर पक्षी, इसको खाते हैं, हम लोग प्रॉब्लम होती है और इनको सुरक्षा मिल जाती है। और तब से लेकर आज तक जो मैंने व्यक्तिगत कार्य किया है, और इसमें मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी दोनों छोटी बेटी, मेरी पत्नी, सब लोग शामिल हैं आज के डेट में। और हमारे संख्या करीब करीब हमारे घर के आसपास 300 है। और इसको बचाने के लिए मैंने अपने घर के आसपास लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि यदि आपके घर में गौरैया हो, गौरैया अंडे देती हो, बच्चे कुछ होती हो, तो आप उसको मारे नहीं, घोंसले को नष्ट नहीं करें। अगर बच्चा गिर जाता है तो आप हम तक पहुंचा दें। मैं महीना भर उसको रखता हूं, पंख बड़े हो जाते हैं, फिर मैं उसको खुले तौर में उसको मैं छोड़ देता हूँ। और ये जो सफलता जब हमको मिल गई इतना पर्सनली, जो मुझे व्यक्तिगत रूप में, तो मुझे लगा कि जब मैं एक आदमी मिलकर जब मैं इतना बड़ा अभियान कर सकता हूँ मैं, तो अगर पक्षी प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी अगर जुड़ जाए हमारे साथ, तो मैं क्यों नहीं इसे मैं पूरे स्तर पर कर सकता हूँ। कहाँ से सीखे हैं आप घोंसला बनाना? वहाँ पे देखे तो बना लिए अपना घर में भी। तो आपको पंछी से प्यार है? हाँ। अच्छा, तो आप और आगे क्या करना चाह रहे हैं?
आगे यहाँ पे कुछ और लटकाना, उसका भोजन लटकाना चाह रहे हैं। अभी तक कितना घोंसला बनाया है आपने? 3। अच्छा, कहाँ कहाँ लगाया है? एक यहाँ है, एक वहाँ, और एक इसका पास है। अच्छा, आपने भी बनाया है कुछ? नहीं, तो आप दोनों साथ मिल के बनाते हैं? हाँ। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर एक है कि हम जो लकड़ी के जो घोंसले बना रहे हैं यहाँ पर, तो घोंसले बनाने के बना रहे हैं, और यहाँ के जो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे बहुत जागरूकता है लोगों में और बहुत उत्सुक है इस चीज़ को। तो उन लोग अपने स्तर पर जो है, जो मैं बताया था कि आप कार्टून से भी बना सकते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है कार्टून से बनाए और बनाकर देखिए अपने घरों के आगे वो टांग रखे हैं। और ये प्रक्रिया कुछ लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। और ये भी आप सुबह में आएंगे तो गौरैया का बैठना उठना यहाँ पर जारी रहता है। मतलब ये बहुत जल्दी है कि 1-2 दिन में ये अपना आशियाना यहाँ ढूंढ लेगा, यहाँ बना लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अगर घर के अंदर भी हैं जहाँ पानी नहीं आती है, तो आप इस तरह के घोंसला बना सकते हैं। मगर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो होल जो है बहुत बड़ा है, मतलब इस पर जो मैना कब्जा कर सकता है। आपको सिर्फ होल बनाने में जो तकनीक चीज़ है उसको ध्यान रखना होगा। मगर खुशी सिर्फ इस बात की है कि उन छोटे बच्चों ने जो काम किया है वो बहुत बेहतर किया, सराहनीय किया है। अब जरूरत है कि छोटे बच्चे जागरूक हो रहे हैं, अब जरूरत है कि हम बड़ों को जागरूक होने की जरूरत है, तभी गौरैया बचेगी। गौरैया तो सिर्फ एक बहाना है, समानता हर पक्षी की वही समस्या है कि पक्षी की सबसे बड़ी समस्या है उसके आशियाने की। हम इंसान जो जिस विकास की दौड़ में भाग रहे हैं उसकी कोई लक्ष्य ही नहीं है। एक रेस भी होता है तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर का होता है, और हम जिस विकास के रास्ते पर चल रहे हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं कि हम जाकर करना कहाँ है। और इस विकास की दौड़ में जो आधुनिकीकरण जो करें, जो इस तरह का हम घर बनाए, जैसे आप इस तरह के घर देखें, इस घर में हमने टाइल्स लगा दिए, मोज़ेक लगा दिए, मगर एक छोटी सी गौरैया को रहने के लिए एक जगह हमने प्रदान नहीं किया है। तो नन्ही गौरैया कहाँ जाएगी रहने के लिए? तो वैसे गौरैया जो है उसकी तापमान जो है वो 30 से 35 डिग्री से अधिक तापमान वो सहन नहीं कर पाती है। और जो कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं तो उस जंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो गर्मी के समय वो ज़्यादा हीटेड होता है। तो इसी समय उसके बच्चे देने का समय, अंडा फूटने का समय भी गर्मी का मौसम होता है। तो उसी समय में बच्चे मर जाते हैं, अंडे फूट नहीं पाते हैं। तो तमाम तरह की जो मौसमिक और तापमान के कारण होता है, तो ये गौरैया को गायब होने का कारण हुआ। तो इसके लिए मैंने किया कि लकड़ी ये घोंसला जो मैं बना रहा हूँ इस टाइप का, तो इस घोंसले को क्या हूँ कि गौरैया के साइज से ये 2 इंची रेडियस का पूरा है कि इसमें सिर्फ गौरैया ही घुस सकती है पक्षी में, या उससे जो छोटी होगी तो वो घुसेगी। इसके लिए देखिए 2 हवादार जो वो छिद्र मैंने बना रखा है, ठीक है। इसके आगे बैठने के लिए इतना ही जगह दिया हुआ कि सिर्फ गौरैया बैठेगी। अगर इसे मैं बड़ा कर दूंगा तो इस पर मैना बैठ सकता है, बाज आकर बैठ सकता है, जो इसके लिए खतरनाक होगा। तो गौरैया के अलावा दूसरा कुछ नहीं बैठ सकता है। पीछे मैंने दे रखा है इसको आप दीवार में टांगने के लिए, अगर सुविधा नहीं हो तो आप ऊपर में देख सकते हैं। इसको बांधने के लिए दे रखा है, आप इसको बांध दें। और ये आज के डेट में मैं नालंदा जिला में ये वन प्राणी सप्ताह में जो शुरू किया हूँ, मिशन 2500, इस मिशन 2500 में मुझे पूरे ज़िले में 2500 घोंसले लगाने हैं और अभी तक मैं 75 घोंसले पूरे कर चुका हूँ। गाय, गोबर और गौरैया ये तीनों के बीच बहुत करीबी संबंध है, क्योंकि गाय जो है अधपके अनाज जो बीट करती है, जो गोबर के रूप में करती है, वह गौरैया के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसे आहार के रूप में लेती ग्रहण करती है। और गोबर में जो कीड़े पैदा होते हैं उस कीड़े को गौरैया खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, खिलाकर परवरिश करती है, जिससे उस बच्चे को वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए जहाँ भी गाय होगा वहाँ गौरैया का जो रहना वो बहुत ही आसान होता है, उसको जीवन को चलाना बहुत आसान होता है, विकास होता है। इसलिए हमारे पास जो है गौरैया की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि संपूर्ण प्राकृतिक माहौल गौरैया के विकास के लिए मौजूद है हमारे यहाँ। दूसरी बात है कि अपने आसपास जो वो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, उस कीटनाशक के प्रयोग को कम करने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि जिस कीटनाशक को प्रयोग करते हैं तो गौरैया सबसे पहले स्वभाव से वो मांसाहारी गौरैया है, उसकी आदत है कीड़े मकोड़े की खाना, वो उसी स्वभाव की है। तो अपने बच्चे को, चूजे को बड़ा होने के लिए गौरैया सबसे पहले कीड़ों को चुन चुन कर खिलाती है, क्योंकि उस कीड़े में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उस बच्चे को ग्रोथ के लिए ज़्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले उन लोग गौरैया, अगर वो जो कीड़ा अगर कहीं कीटनाशक दवा अगर खा लिया हो, चाट लिया हो, अगर उसकी माँ उसके खिला दिया तो बच्चे का अंतकाल हो जाएगी, जीवन मृत्यु मतलब पहले ही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मैंने उन चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि कीटनाशक का मिनिमम प्रयोग कीजिए। अगर आपके घर के आसपास गौरैया है तो कोशिश कीजिए कि ना हो तो बेहतर। उस गर्मी के समय अपने छतों पर पानी तो परमानेंट रखें, हो सके तो पूरे साल रखें, और दाना का व्यवस्था हमेशा रखें।
तो इतनी जो मैंने काम जो शुरू किया, सबसे पहले पानी और परमानेंट भोजन का, तो गौरैया का मेरे यहाँ परमानेंट रेसिडेंस हो गया। आसपास को घर के मैंने सुविधा दे दिया, तो गौरैया हमारे यहाँ बढ़ने लगी, किसी प्रकार का खतरा नहीं हुआ। आज हमारे ये है, और जहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ इस सब कर रहा हूँ। संरक्षण तो हम गौरैया का कर रहे हैं, मगर गौरैया के साथ जो होता है कई पक्षियों का संरक्षण यहाँ पर जारी है। और सबसे पहली बात होता है कि गौरैया का साथ जो है, जो हमारे कौवे प्रजाति का, जिसको लोग डेढ़ कौवा कहते थे, जो कि हमारे सोसाइटी से वो बिल्कुल विलुप्त है, मगर इसके संरक्षण से उसको भी पर्याप्त जगह उसको मिल गया। इसके अलावा महालता देखेंगे आप, महालता है आपका, कटफोड़वा आपका है, फूलचुकी इसको शकरखोरा कहते हैं, और जो जंगल बबलर जो होता है। तो इसके अलावा देखिएगा रात में उल्लू का भी आना जो शुरू होता है, कोयल भी होता है, समय पर आता है। तो कुल मिलाकर देखिएगा पिछले 10 साल में जो हमारे यहाँ, एक और कहें कि बाज जो कभी दिखाई बहुत कम पड़ता था, गौरैया की संख्या बढ़ने से हमारे यहाँ बाज की संख्या भी बढ़ गई है। तो मतलब हम ये कहें कि जो गौरैया के संरक्षण के साथ अन्य पक्षियों का जो संरक्षण मिल रहा है, मतलब कंप्लीट खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र का ये एक विकसित चीज़ यहाँ डेवलप हो रहा है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ पर कि संरक्षण एक का करें, भला सबका हो रहा है, पूरे तंत्र का हो रहा है, सिस्टम डेवलप हो रहा है यहाँ पर। जहाँ तक घोंसले लगाने की बात है, तो घोंसला जो है कई चीज़ से बन सकता है। आप प्लाईवुड से भी बनवा सकते हैं, लकड़ी का भी कर सकते हैं, कूट का भी बना सकते हैं, कार्टून से भी बना सकते हैं, और प्लास्टिक के डब्बों से भी बना सकते हैं। मगर प्लास्टिक के डब्बे की बात मैं इसलिए सलाह नहीं दूंगा क्योंकि हमारे वो पर्यावरण के विरुद्ध है, वो सही नहीं। इसमें प्लास्टिक का उपयोग ना करें तो बेहतर है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो मैं जो प्लाईवुड का जो बना रहा हूँ, तो इसके उद्देश्य होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये चले, ये लंबी अवधि तक चले, क्योंकि कोई भी घोंसला अगर बन जाता तो 5 साल 10 साल वो स्टेबल रहे। तो इसमें जो बना रहा हूँ वो प्लाईवुड की क्वालिटी पर, साइज़ पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको अगर मिनिमम से मिनिमम आपको 100 रुपया और मैक्सिमम 200 रुपया तक आपका पड़ सकता है। इसके बीच में आपका क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप जिस हिसाब से बनाएंगे उस हिसाब से पड़ता है। तो 100 से 200 के बीच आपको पड़ेगा ये बनाने में। और इसका शेप एंड साइज़ का ख्याल रखना होता है। अगर आप इसको होल अगर बड़े कर देंगे तो गौरैया के बदले मैना का कब्जा हो जाएगा इसमें। इसलिए इसका जो माप है, मेजरमेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। किसी साइज़ में बनाएं, होल कम से कम दें ताकि ये दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर गौरैया कभी नहीं रह पाएगी। या हिंसक जो बाज में रहो वो इस पर अटैक कर देगा, बच्चे को निकाल लेगा वहाँ से करने में, कौवा निकाल ले सकता है करने में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कॉस्ट जो इस बारे में कहा तो सिंपल सी बात है, इतना ही पड़ता है कि घोंसला लगाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि घोंसला उसी स्थान पर लगाए वो सामान्यतः 7 फीट से ऊंची, मतलब आदमी की पहुंच जो होती है वो पहुंच से ऊपर लगाना चाहिए, दरवाजे से ऊपर, यानी कह सके कि छज्जा के बिल्कुल नीचे लगाइए, ताकि आदमी भी पहुंचे नहीं, और जो पक्षी हो या बिल्ली हो या सांप वगैरह भी जल्दी पहुंच नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है, उसको पर्याप्त है जो उसको सुरक्षा मिल जाता है उसको करने की। तो हमको घोंसला लगाते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान पड़ता है, बरसात के दिनों में उस पर पानी के छींटे हो या पानी ना पड़े, ताकि घोंसला बर्बाद ना हो, ख़राब ना हो। तो इन सब स्थानों को देखते हुए हमको लगाना पड़ता है घोंसला। शुरुआती दौर में अगर मैं कहूँ तो मैं जब पब्लिकली मैं नहीं किया था, तो मैं अपनी कमाई का कुछ % से मैं घोंसला लगाता था। मैं निकाल कर आता था कि महीने में 2-4 घोंसले में बना लें। तो वो बहुत सीमित क्षेत्र था, वो व्यक्तिगत क्षेत्र था। लेकिन जब मैं एक अभियान के रूप में शुरुआत कर रहा हूँ और मास नंबर पर लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है, और इस लॉकडाउन में सबका रोजगार है जो चौपट हो चुका है, 2 पैसे का इनकम नहीं है, और ये लॉकडाउन पक्षियों के विकास के लिए सबसे सुनहरा समय रहा, और ये अभी जो सीज़न चल रहा है गौरैयों के लिए घोंसला लगाने का समय शुरू हो चुका है, और ये लगभग फरवरी तक चलेगा। और फरवरी के बाद वो अपना जो है अंडे देने का काम शुरू करेगी, जो कि जून जुलाई तक चलेगा। तो ये अभी गौरैया के रेसिडेंस के लिए पीक आवर चल रहा है उसको देने के लिए। तो इसलिए मैंने इस अभियान को चलाया है कि 20 मार्च जो हमारा गौरैया दिवस आने वाला है, तब तक मैं नालंदा जिले में 2500 घोंसले लगा लूँ। इसके लिए जो लोग मुझे समझ पा रहे हैं, जो पर्यावरण को समझ पा रहे हैं, जो गौरैया की कीमत को समझ पा रहे हैं, जो अपनी बचपन को समझ पा रहे हैं, वह व्यक्ति हमको कुछ न कुछ शेयर दे, मतलब हिस्सा दे रहे हैं। सर मेरे नाम पर आप समाज में काम कीजिए, मेरे नाम पर आप घोंसले लगा दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो वक्त नहीं है, 2 पैसे में हेल्प मदद करना चाहते हैं। तो मदद वो आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसके आधार पर मैं ये काम कर रहा हूँ। मगर अभी तक किसी संस्था के द्वारा अगर कहें या शासन प्रशासन के द्वारा कहें तो अभी तक कोई मदद नहीं। तो अभी देखिए 2-3 दिन पहले हम घोंसला लगाए हैं, और ये घोंसला मेरा सफल हो गया। और मैंने जो हमारी जो परंपरागत था कि पहले के लोग जो धान की बाली टांगा करता था, तो मैंने पुनः इस प्रथा को, जो कल्चर को, जो फिर से मैं इसे चालू किया हूँ। ये जो कल्चर हमको यहाँ बना रहे हैं यहाँ पर करने के लिए, इसको मैं किया हूँ। तो आप 2 घोंसले मैं यहाँ लगाया हूँ, 3 घोंसले इधर लगा हुआ है, और आगे भी 1 घोंसले लगा हुआ है। अभी तक यहाँ पर जो है 7 घोंसले हैं। और अगर गौरैया के आबादी के दृष्टिकोण से कहें तो यहाँ पर 100 घोंसले भी कम पड़ जाएंगे, और हमको उतने लगाने की ज़रूरत है।
और संख्या चूँकि काफ़ी अधिक है यहाँ पर गौरैया की। मॉर्निंग आवर में आएंगे तो पूरी आपको मिलेगी चाचाहाट देखने में आपको यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है। एक डोडो पक्षी है, वो लास्ट बार में 1640 ईस्वी में देखा गया, उसके बाद आज तक धरती पर नहीं देखा गया। गिद्ध जो है वो लगभग खत्म की स्थिति में है। वो हमारे जैसे सरकार के प्रयास है या जो कुछ जो समाज सेवी लोग हैं, जो उनकी वजह से कुछ जगह दिखने भी लगा है। मगर गौरैया की जो हालात है तो बिल्कुल दयनीय है। मैं अभी बिहार शरीफ में सर्वे कर रहा हूँ। बिहार शरीफ में मुझे पता चल रहा है कि मुझे अभी तक 72 गौरैया, 72 से 80 गौरैया तक मुझे पता चला है। तो ये प्रेरणा जो मुझे है वहीं से मिल रही है कि मैं इसके लिए काम करूँ, नहीं तो वो बचपन का साथी हमारा खो जाएगा। वो हमारा परिवार का सदस्य था, हम उसके बगैर नहीं रह सकते थे। कहीं ना कहीं कमी है हमारे उसके बीच में। तो इसे बचाने के लिए मैंने ये किया। आप इंग्लैंड में जाकर देखिए गौरैया नहीं है। आप बिहार में छोटे से टाउन में बता रहे हैं कि गौरैया नहीं है। पूरे इंडिया के कई स्टेट कर सकते हैं, कई जिले कर सकते हैं, गौरैया नहीं है। इनफैक्ट हमारे बिहार में गौरैया नहीं है। तो हमने इसको बचाने की, मैं सब इसकी कीमत को जानता हूँ, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, आप एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, हर तरह से मैं इसकी महत्व को समझता हूँ। इसलिए मैं इसके पुनः वापसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से लौट आए गौरैया हमारे परिवार का सदस्य। ये वही वो बर्तन है जिसे मैंने आज वर्ष 2010 में पहली बार इसे पानी के रखा था, और आज भी वो वही है। और ये देखिए, इसको मैंने पूरी तरह से पैक करके रखा है कि कोई भी बड़ा पक्षी भी अगर आकर पानी पीने आए तो कहीं कोई इसको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ख़राबी ना हो। और मिट्टी का बर्तन इसलिए उपयोग किया जाता है कि गर्मी के मौसम में ये गर्म जल्दी नहीं होता है, और पानी बनस्पत जो है वो ठंडा कुछ रहता है, और इसमें जो पानी स्वच्छ होता है। और ये डेली जो है एक बार इसकी सफाई होती है, ताकि जो गंदे पानी पीती नहीं है गौरैया जल्दी, इसकी सफाई पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। और जस्ट इसके बगल में आकर देखिएगा तो इसको मैंने प्रॉपर थाली जो रखा है उसी साल से, इसमें देखिए अभी भी पक्का चावल जो इसमें रखा हुआ है खाने के लिए। और ये दोनों जो है कंटिन्यू, मैंने खाना और पीना दोनों एक जगह रखा होता है। तो इसको खाना पीना भी एक जगह मिल रहा है और रहने के लिए एक जगह मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि गौरैया कहीं जाएगी नहीं, आपके पास रहेगी। और ही मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो आप अपने घरों में अगर रखेंगे, करेंगे, ये सुविधा अगर प्रदान करेंगे, तो गौरैया आपके भी घर में आएगी। आपके घर से जो रूठ कर चली गई है वो पुनः आपके घर में वापस होगी। आपका परिवार का सदस्य कहीं दूर नहीं, आपके आसपास ही, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, उसे बुलाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सहयोग तो मिल रहा है कि इस भाग दौड़ में जो लोगों के दिमाग से गौरैया उतर गया था, ख़त्म हो गया था कि गौरैया भी कोई चीज़ है, ठीक है, मैंने उसे पुनः रिकॉल किया है दिमाग में। मुझे देखकर, मेरे चीज़ों को जानकर, पढ़कर उनको पुनः सबको मैंने बचपन याद दिलाया है। हाँ, बचपन में मैं ये पक्षी देखता था, अब उनकी नज़र जाती तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनके अंदर भी मेरे जैसे भावना उत्पन्न जो हो रही है, वो कई लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर हमारे गांव में आइए, हमारे मोहल्ले में आइए और हमारे यहाँ आकर काम कीजिए और बताइए कि इसको कैसे पुनर्जीवित करें, हम कैसे वापस लौटाएं। जिससे मैंने भागन बिघा 2 दिन पहले मैंने काम किया। तो भागन बिघा में भी लोगों ने बताया कि सर हमारे जो घर के आसपास 8-10 गौरैया हैं, आप हमारे यहाँ आइए। मैं वहाँ गया, करीब आसपास के लोग भी जुटे हुए थे। मैंने पूरे गांव में मैंने सर्वे किया और मैंने घोंसला निर्माण का काम किया। तो अब उन लोग उत्सुकता पैदा हुआ और उन लोग हमको बुला रहे हैं करने के लिए। तो जन सहयोग जो है धीरे धीरे मिल रहा लोगों को। अब लग रहा, मैंने ये रिलेट कर पा रहे हैं कि बचपन का साथी जो खोया हुआ था, राजीव जी के मदद से अब मिल जाएगा। एक विश्वास है और मैं उसी विश्वास पर मैं काम कर रहा हूँ। इंसान की फितरत है, वो कहीं अगर 2 मिनट का अगर समय देता है तो उस समय के पीछे ये सोचता है कि 2 मिनट समय दूंगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा। और जहाँ फ़ायदा नहीं होता इंसान वहाँ आज के समय में काम करना पसंद नहीं करता है। इसलिए कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि अगर मैं गौरैया के लिए 10 मिनट समय दिया, कुछ किया, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मुझे फ़ायदा होगा तो मुझे इसको समझाना पड़ता है कि अगर आप किसान हैं, आप कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि जिसे हमने देखा, कभी पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला हुआ था जो कि पूरे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नालंदा तक इन्फेक्ट आ चुका था। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर गौरैया पर्याप्त संख्या में होती तो टिड्डी उसका आहार कर लेती। तो हमको मारने के लिए इतना ना तो कृषि विभाग को परेशान होना पड़ता, न इसके लिए इतना अफरा तफरी मचता, कम से कम ये गौरैया स्वतः काम कर देती। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको कि 1958 से 62 तक का आपका कम्युनिस्ट सरकार जो चीन है, वहाँ पर गौरैया किल स्पैरो कैंपेन चला था, अभियान चला था। उनका कहना था कि एक गौरैया है जो पूरे साल में 4 से 5 किलो अनाज खत्म कर देती है। और जो लाखों करोड़ों गौरैया चाइना में है, तो उस 5 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरे साल में हजारों टन जो गौरैया फसल को बर्बाद कर देती है। तो अगर मैं सारे गौरैया को अगर मार देता हूँ तो मारने के बाद क्या होगा, जो करोड़ों टन जो मेरा बचेगा इसको हम निर्यात करेंगे तो देश की इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी।
इसलिए बजबते वहाँ स्पैरो मारने का, गोरैया मारने का अभियान चला और 2 साल में निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। पूरे चाइना में गौरैया नहीं हुआ तो 2 साल में रिजल्ट ये हुआ कि फसल में महामारी आ गया, जो टिड्डी दल का आक्रमण हुआ, पूरे फसल ही उसका चौपट हो गया, अनेक प्रकार की बीमारी हो गया, भूखमरी का शिकार हो गया। तो जब इसका सर्वे किया गया कि अचानक चाइना में ऐसा क्या हो गया, कल तक तो ठीक था, तो पता चला कि नहीं, ये जो गौरैया जो मर गया था इसके कारण इन फसलों का नुकसान हुआ है, महामारी पैदा हो गया, भूखमरी पैदा हो गया, लोग मरने लगे हैं। तो सरकार फिर से गौरैया बचाओ अभियान शुरू किया। तो ये जो अफरा तफरी जो चाइना मच गया, तो हमारे सरकार, हमारे भारत में तो अभी भी गौरैया बहुत हद तक कर सकते हैं, 10% ही सही, मगर संभावनाएं हमारी जीवित हैं। तो अगर गौरैया बचाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा तो किसान को है। आप जो खेतों में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो उतना, तो कीटनाशक का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि केमिकल हम खा रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है, हमारा हेल्थ खराब हो रहा है। तो गौरैया तो नेचुरली उसको खा लेगी कीड़े को। तो डायरेक्ट मतलब हेल्थ के दृष्टिकोण से और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से दोनों तरफ से हमको फायदा उसको है। तो हमको पहले फायदा दिखाना पड़ता है कि लोगों का आप क्यों करेंगे। आपको साइकोलॉजिकल बताना होता है कि उसकी चेचे की आवाज़ से आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, साउंड थेरेपी का क्या इलाज होता है। तो जब उनको समझ में आएगी तब कहते हैं हाँ अब ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है, चलिए मेरे तरफ से हम अपने दाना पानी रखेंगे, मेरे घर में भी घोंसला लगा दीजिएगा। क्योंकि इंसान को तो फिरत है ना, जहाँ लाभ होगा वहीं वो काम करेगा, अगर लाभ नहीं है तो कहीं कुछ नहीं करेगा। तो पहले मुझे ये बताना पड़ता है लोगों को, और जब ये वो घर कर जाती है दिमाग में कि नहीं वो मेरे लिए है, वो काम करते हैं। इसके लिए मैं लोगों से अपील यही करता हूँ कि आपका जो कीमती वक्त है, उस कीमती वक्त में से ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का समय निकालें कि अपने छतों के ऊपर जो है दाना पानी का व्यवस्था रखें, सुबह शाम उसमें दाना पानी दे दिया करें, ताकि गौरैया के अलावा अन्य पक्षी को भरण पोषण उनको मिल सके। आप हो सके तो आप अपने घर जो घर जो बनाते हैं उन घरों में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दें, ताकि गौरैया या अन्य पक्षी फिर से उनको जगह मिल जाए। अब अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो जो मैं घोंसला लगाने की बात किया हूँ कि आप घोंसला को लगाएं, और घोंसला अगर बना सकते हैं तो खुद आप बनाएं, नहीं बनाएं तो हम आपको घोंसला देने के लिए तैयार होते हैं, करें। और इसमें आप हमारी मदद कीजिए। अगर आर्थिक सहयोग होता तो आर्थिक कीजिए, शारीरिक सहयोग होता शारीरिक कीजिए, वैचारिक में जिस प्रकार का सहयोग में सक्षम है आप कीजिए, ताकि ये अभियान मिस्टर राजीव का नहीं है, ये अभियान गौरैया का है। गौरैया बचना महत्वपूर्ण है, राजीव महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राजीव कितने आए कितने चले जाएंगे। राजीव को रहने और जाने से कोई पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे गौरैया नहीं रहेगी तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज इस लॉकडाउन में हम सब लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं, टाइल्स के बना लिए हैं। जब इसी में 1 महीना कैद होना पड़ा तो हर इंसान को लगा कि काश खुल जाता तो घास के मैदान में बैठ गया होता, खेत खलिहान में बैठ गया होता। ठीक है, यही टाइल्स हमको काटने के दौड़ा 1 महीने।